हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग की। तो अब हम CHO क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपको वीडियोस से थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही कम क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। So let's start with our video. So question number 11. Gestational diabetes occurs in A. Lactating mothers, B. Adolescent, C. Elderly population and D. Pregnant women. So correct option is D. Pregnant women. तो आपको पता ही होगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी and it mainly affects up to 10% women. So mainly gestational diabetes यूजुअली कब डेवलप होती है? अराउंड 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम इसमें जो टेस्ट करते हैं जेस्टेशनल प्रेगनेंसी में, वो भी हम कब करते हैं? बिटवीन 24 एंड 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. हाउ डज कैंसर स्प्रेड इन द ह्यूमन बॉडी? A. Through lymphatic system, B. Through bloodstream, C. Skin, D. Both lymphatic system and through bloodstream. So correct option is D. Both lymphatic system and through bloodstream. So lymphatic system बहुत ही important role play करता है, जो हमारी फ्लूइड की मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है थ्रू आउट द बॉडी। लिम्फेटिक सिस्टम कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ लिम्फ को। लिम्फ क्या है? एक कलरलेस फ्लूइड है जो कंटेन करता है ऑक्सीजन, प्रोटीन, शुगर एंड लिम्फोसाइट्स। सो कैंसर सेल्स कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13. द कॉमन मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर इन द कम्युनिटी इज A. अल्ट्रासाउंड, B. ब्लड smear, C. visual inspection with acetic acid and D. CT scan. Correct option is C. visual inspection with acetic acid. Next is question number 14. How many steps are involved in doing breast self examination? A. 4, B. 5, C. 2 and D. 3. So correct option is B. 5 steps are involved in doing breast self examination. Next is question number 15. Asthma can be prevented by A. Preventing exposure to allergens, B. Taking vaccine against asthma, C. Taking medicines regularly, D. None of the above. So correct option is A. Preventing exposure to allergens. ऑब्वियस है कि जो भी आउटडोर एलर्जेंस है, इरिटेंट्स है, उनसे हमें दूर रहना है। मीन्स हमें अस्थमा ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। सो करेक्ट ऑप्शन है स्टे अवे फ्रॉम एलर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 16. बीटा ब्लॉकर एंड ACE इनिबिटर्स आर प्रिस्क्राइब्ड. A. हाइपरटेंशन, B. डायबिटीज, C. COPD, D. नन ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपरटेंशन। सो बीटा ब्लॉकर एंड ACE इनहिबिटर्स दोनों जो है किस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं? हाई ब्लड प्रेशर में, मीन्स हाइपरटेंशन में एंड हार्ट फेलियर में। तो अगर हम सबसे पहले ACE इनहिबिटर की बात करें तो वो क्या करते हैं? वो मेनली लो करते हैं ब्लड प्रेशर को बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। और बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें, वो क्या करते हैं? मेनली लो करते हैं हार्ट रेट को, बट दे कैन ऑल्सो रिलैक्स ब्लड वेसल। तो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया। ACE इनहिबिटर ब्लड प्रेशर को लो करता है, कैसे? ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके। और बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? हार्ट रेट को लो करते हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. द फॉलोइंग आर फैट सॉल्यूबल विटामिन्स एक्सेप्ट A. विटामिन A, B. विटामिन D, C. विटामिन E, D. विटामिन C. सो करेक्ट ऑप्शन इज D. विटामिन C. सो हमारे पास जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है उसमें आते हैं विटामिन B एंड विटामिन C। एंड जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है उसमें आते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। अटैच्ड फोटो में आप देख सकते हैं कि जो
विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में कौन सी आती है और फैट सॉल्युबल विटामिन्स में कौन सी आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी विटामिन के। सो विटामिन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन हेल्पिंग द ब्लड क्लॉट, एंड विटामिन के हेल्प करती है टू मेक वेरियस प्रोटीन्स दैट आर नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड बिल्डिंग ऑफ बोन्स। विटामिन के का क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है ब्लड क्लॉटिंग में। क्वेश्चन नंबर 19, oral rehydration therapy is recommended for patients suffering with A. cholera, B. tetanus, C. typhoid, D. tuberculosis. So correct option is A. cholera. क्योंकि जो कॉलेरा होता है वो क्या कॉज करता है? डिहाइड्रेशन, जो बहुत ही सीवियर हो जाती है डिहाइड्रेशन अगर उसे ट्रीट नहीं किया जाए। तो हम डिहाइड्रेशन थेरेपी यूज़ करते हैं और जो मोस्टली 99% जो पेशेंट होते हैं कॉलेरा पेशेंट वो सर्वाइव करते हैं विद द रिहाइड्रेशन थेरेपी। सो दैट्स वाई द रिहाइड्रेशन थेरेपी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर कॉलेरा पेशेंट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, which procedure will help in the management of atomic PPH? A. uterine muscle dilator, B. bimanual compression of uterus, C. suturing of cervical and vaginal tears, D. intravaginal packing. So correct option is B. bimanual compression of uterus. So bimanual compression of uterus हम कब करते हैं? एटॉनिक PPH में। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पर्सन है वो एक हाथ जो है प्लेस करेगा अब्डमन पे और दूसरा हाथ जो है इनसाइड द वेजाइना, और उसके बाद हम कंप्रेस करेंगे यूट्रस को बिटवीन द टू हैंड्स। इस टेक्निक के थ्रू क्या होगा कि जो हमारा यूट्रस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसको मेनली हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि अटॉनी को ट्रीट कर सके एंड असिस्ट कर सके विद द एक्सपल्शन ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा और क्लॉट्स, जिसको हम कहते हैं बाय मैनुअल कंप्रेशन ऑफ द यूट्रस। मेनली हम इसको यूज़ करते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ एटॉनिक PPH। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, इन एक्लेम्पशिया द इनिशियल लोडिंग डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन MgSO4 magnesium sulfate is A. 5 gram in each buttock, B. 10 gram in each buttock, C. 10 gram in single buttock, D. 5 gram in single buttock. So correct option is A. 5 gram in each buttock. So next question is question number 23, in A. crying baby, when should the cord be clamped normally? A. 10 minutes of delivery, B. immediately after delivery, C. once the cord pulsation stops, D. delivery of placenta. So correct option is C. once the cord pulsation stops. तो हम क्राइंग बेबी में कब जो है कॉर्ड क्लैम्प करते हैं? जब कॉर्ड की पल्सेशन जो है स्टॉप हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं? कॉर्ड क्लैम्पिंग विद इन 30 to 60 सेकेंड्स कर देते हैं, दोनों में, वेजाइनल एंड सिजेरियन डिलीवरी में। So next question is question number 24. The first step in thermal protection for the newborn includes A. drying the baby thoroughly immediate after birth, B. drying the baby thoroughly after the cord has been cut, C. covering the baby with a clean dry cloth immediately after birth, D. covering the baby with warmed blanket. So correct option is A. drying the baby thoroughly immediate after birth. So next is question number 25. Counseling of IUCD insertion should be done A. starting from antenatal visit, B. only when she is delivering, C. only after delivery, D. can be done after 2 days of delivery. So correct option is A. starting from antenatal visits. इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के लिए हम पेशेंट को एंटीनेटल पीरियड से ही काउंसल करना स्टार्ट कर देते हैं।